नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के टॉप 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से टॉपर लोग पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक एक सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन में हमारा एक ही फैक्ट कवर होता है और एग्जाम में जाकर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों आज मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसके बाद दोस्तों आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने से क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 अगस्त को, 11 सितंबर को या 11 जून को? तो याद रखना दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी तो आपको बताना है 1872 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके समय में शुरुआत हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी पूछे तो 1881 में प्रारंभ होती है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। पहले क्या हुआ था दोस्तों, जनगणना की शुरुआत तो हो गई थी लेकिन नियमित जनगणना मतलब दोस्तों ये निर्धारित हो गया कि अब 10-10 साल में जनगणना होगी। ठीक है, तो नियमित जनगणना 1881 लेकिन शुरुआत 1872। दोनों वायसराय याद रखना है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। क्यों? क्योंकि भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। और 1947 के बाद 1951 में पहली बार जनगणना होती है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 1931 में दोस्तों याद रखना, पहली बार जाति आधारित जनगणना भारत में हुई थी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको ये 6 फैक्ट जो बताए हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। सभी फैक्ट जो है एक एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम, राकेश शर्मा, होमी जहांगीर भाभा या विक्रम साराभाई? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष से संबंधित चीजें हैं। एक आपने सुना होगा इसरो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मैंने अभी बता दिया था, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और याद रखना दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये अंतरिक्ष से संबंधित फैक्ट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम दोस्तों आर्यभट्ट था। ठीक है, 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था किसके संग से, किसकी मदद से? सोवियत संघ यानी कि रूस की मदद से। ठीक है, और प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा था? तो कल्पना 1। ये क्वेश्चन दोस्तों, क्या हम प्रथम भारतीय उपग्रह तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में आजकल क्या हुआ, अभी हाल ही में प्रथम मौसम उपग्रह पूछा गया था। तो कल्पना 1 याद रखना प्रथम मौसम उपग्रह था। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब तक आप दूसरे स्टूडेंटों से नया पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे ना, आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इजी पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं लेकिन आपको कुछ नया पता होना चाहिए। जैसे इसमें बता रहा हूँ कि जैसे मान चलो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, ये सबको पता रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मौसम उपग्रह कौन सा था, कल्पना 1, तो ये बहुत कम पता लोगों को पता होता है, बहुत कम स्टूडेंटों को पता होता है और एक एक नंबर से ही मेरिट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्ले मिंटो सुधार की घटना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1920 या 1919 में? तो मार्ले मिंटो सुधार की घटना दोस्तों याद रखना 1909 में होती है। इसे मार्ले मिंटो सुधार है। ये मार्ले मिंटो क्या है, उस समय के क्या थे, तत्कालीन क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार की घटना 1909 में हुई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इतिहास में जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखो आजकल शिफ्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ना, तो क्या करता है वो पेपर बनाने वाला, ये तीनों सम्मेलन को ले लेगा। ठीक है, और तीनों शिफ्ट में क्या करेगा, प्रथम शिफ्ट में पूछ लेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। द्वितीय शिफ्ट में पूछ लेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। और तीसरी शिफ्ट में पूछ लेगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 3 सम्मेलन आपको पता होना चाहिए, 1930, 1931, 1932। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर दोस्तों 22 तक चला था। ठीक है, और ये तीनों आंदोलन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। बंगाल का प्रथम विभाजन कब होता है, तो याद रखना बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में होता है और मार्ले मिंटो सुधार की घटना 1909 में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये सब चीज़ें तो पता रहती हैं। ठीक है, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद दोस्तों उनमें अंग्रेजों में बात होती है कि नहीं, अब बंगाल अंगाल छोड़ो, अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनाएंगे। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है कौन? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर देते हैं और कहते हैं कि अब भाई वायसराय कहलाएगा। ठीक है, तो ये अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग रहता है और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे। कुल मिला के कहा जाए तो एक ही भारतीय को गवर्नर जनरल आज तक बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको एक साथ पढ़ने में क्या होता है, एक साथ पढ़ने में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, बंगाल का कौन था, भारत का अंतिम कौन था, वायसराय कौन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाता है आपका कौन सा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। देखिए अब आपको बताता हूँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का सिक्किम है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो केटू गार्डन आस्टीन है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा, सबसे चौड़ी नदी पूछे तो ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो गोदावरी और सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ ले तो यमुना याद रखना। ये सारे फैक्ट एक एक क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल है, सरदार सरोवर है, टिहरी है या हीराकुंड है? तो भारत का सबसे अधिक ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड में, इस चीज़ को आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध है महानदी पे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों? कुंचिकल कर्नाटक में है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली है, असम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आप बोलोगे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे दोस्तों तो आप लोग मुझसे संबंध कैसे बना पाओगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटती है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल या नागालैंड? तो भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी दोस्तों वो है नागालैंड। ठीक है, जनसंख्या कभी घटती नहीं है, लेकिन नागालैंड में दोस्तों जनसंख्या घटी है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, देखिए भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है।
अभी जनगणना हुई नहीं है, नहीं वाली, तो क्वेश्चन 2011 से ही आएंगे। ठीक है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत का लिंग अनुपात 943 है, यानी कि 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे हैं। और शिशु लिंग अनुपात क्या है? 919। अब देखिए, भारत का लिंग अनुपात तो सबको पता रहता है, लेकिन शिशु लिंग अनुपात जिसको पता है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता है। इसी प्रकार से मेरिट एग्जाम में बनती है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है? केरल का है, 1084। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का? हरियाणा, 879। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी वो है कौन सा? आपका नागालैंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, चुलामू झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो भारत की जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है कौन सी है? चुलामू झील है। ठीक है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील है। ठीक है। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछे तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील पूछे तो तटीय झील पूछे तो चिल्का झील है, उड़ीसा में। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो चुलामू झील है दोस्तों, याद रखना, सिक्किम में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील दोस्तों लोनार महाराष्ट्र में है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ये सारे फैक्ट आपके मैंने झील वाले कवर करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या कल्पना चावला। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो जनक कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हो गए और भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम हो गए। वहीं तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। रावतभारा परमाणु विद्युत ग्रह राजस्थान में है। नरूरा उत्तर प्रदेश में है। और काकरापार दोस्तों याद रखना गुजरात में है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके बिना भी दोस्तों पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने में ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे, पॉपुलर क्वेश्चन थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो माओरी जनजाति दोस्तों न्यूजीलैंड में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, आपको माओरी जनजाति, विश्व की जनजाति भी याद रखना है, भारत की जनजाति भी याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की है। ये पिग्मी जो है दोस्तों ये अफ्रीका की है। ये बुशमैन जनजाति दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोत्सवाना में। और चकमा क्या है? चकमा दोस्तों बांग्लादेश के शरणार्थी को चकमा कहा जाता है। और इग्लू दोस्तों याद रखना क्या है? ये एस्किमो जनजाति है, ग्रीनलैंड कनाडा की। इनके बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 10 MCQ कराए, लेकिन एक MCQ के साथ दोस्तों कम से कम 5-5, 6-6 आपको क्या कराए? फैक्ट कवर कराए। तो इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चन को क्या किए? कंप्लीट किए, बहुत कम समय में। ठीक है। तो दोस्तों इस 10-15 मिनट के 10-12 मिनट के वीडियो में आपको कितनी अच्छी जानकारी मिली? क्या रोचक जानकारी लगी? क्या आपका इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा पढ़ना चाहिए? कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल में पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू।